हेलो, वेलकम टू एग्जाम क्रैक। आज हम अपने इस वीडियो में पॉलिटी के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं अपने चैनल पर पर्यावरण के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूँगा, जो कि जिस एग्ज़ाम में पर्यावरण के क्वेश्चंस आते हैं उस वीडियो से सफिशिएंट हो जाएगा उतना, और उस वीडियो से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बस और राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 61 में है, और संसद के 1/4 सदस्य जो होंगे उनका प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही देनी होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो ऑप्शन है संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद, जातीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद। समाजवाद भारत के लिए चुनौती नहीं पैदा करता है, बाकी तो सारे ही कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती पैदा करने वाले विषय हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में वित्त विधेयक जो होगा विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे तो प्रथम अध्यक्ष इसके थे फ्रेडरिक वाइट। तो ये भी याद रखिएगा। वाइट इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, विशेष सूची में है। तो इसका आर्थिक नियोजन जो होगा वो समवर्ती सूची में होगा। समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सेंट्रल इसके लिए कानून बनाता है, और इसके लिए स्टेट बनाता है राज्य सूची के लिए, और समवर्ती सूची में सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 25वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो शिक्षा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 3, 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत ही बृहद पैमाने से इसमें संशोधन किया गया था। इसमें 53 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। 53 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था।
अनुच्छेदों में और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के जो अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना में देख सकते हैं, भाग 3 में देख सकते हैं, भाग 4 में देख सकते हैं, भाग 1 में देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं। भाग 3 में तो जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। DPSP भाग 4 में है और भाग 1 में संघ राज्य हैं। तो प्रस्तावना है और प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? USA है, UK है, भारत है, स्विट्जरलैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, नेहरू जी और गांधी जी। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी बोलते थे कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में निवास करती है और गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत का विकास करना है तो सबसे पहले आपको गाँव का विकास करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 375, 315 और 335 और 365। तो जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किया गया है 335 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 335 और 315 में लोक सेवा आयोग है। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय नीति सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी तो ऑप्शन है 1991, 1995, 2001, 2005। तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो नीति अपनाई गई थी वो 2001 में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 का जो ये अधिनियम था उसमें संवैधानिक दर्जा उसको दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ये भी याद रखिएगा। एक्ट तो ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट था, लेकिन इसको जो कानूनी संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं वो भी याद रखिएगा। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन है 167, 168, 170 और 169। तो जो राज्य की विधान परिषद है उसको बनाया या समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 169, 169 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो जो निर्वाचन आयोग के में कार्यक्षेत्र में नहीं आता है वो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव चुने हुए जो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, उनके द्वारा ही राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है या की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल होगा, वो किस अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में है? 153 में बोला गया है कि एक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है? तो मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? तो ये केस था गोलकनाथ मामला। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो है न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र, किसी विधेयक निरूपण। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। अच्छा, शून्यकाल क्या होता है? ये ठीक प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, और इसमें ऐसे भी मुद्दे पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो किसी बिना पूर्व सूचना के भी कोई मामले हैं, अगर उनको भी उठाया जा सकता है। और अभी भारत में जो शून्यकाल का समय है वो 1 से 2 बजे तक है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। क्वेश्चन है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे और कैसे सम्मिलित किए गए थे? तो ये सम्मिलित किए गए थे 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? ये हुआ था 1976 में, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही, ऑप्शन नंबर 4। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? 22वां क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1953 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत के संबंधित है। अगला क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन में क्या क्या है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 109 है, अनुच्छेद 111 है। तो राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास स्वीकृति के लिए रोक सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियाँ, 3 प्रकार की वीटो प्राप्त हैं। वीटो 3 प्रकार की वीटो हैं। अच्छा, अगर वीटो का नाम देखें तो पहला क्या है, एब्सोल्यूट वीटो या आत्यांतिक वीटो बोलते हैं, आत्यांतिक वीटो। और दूसरा है निलंबनकारी वीटो। और चौथा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का उपयोग सर्वप्रथम जिस राष्ट्रपति ने किया था वो था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। और ये किस लिए किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया था। और ये भारतीय डाक संशोधन का जो अधिनियम था उसको रोकने के लिए उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदार है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वो संसद की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और संसद अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में भारत की एक संसद होगी, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है एक अनुच्छेद 146, 147, 148, 149। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 148 के अंतर्गत होती है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और अपने पद पर ये इनका टाइम पीरियड क्या होता है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑप्शन है BR जाखड़, हुकुम सिंह, GV मावलंकर, AK हेगड़े। तो अविश्वास प्रस्ताव जिन लोकसभा स्पीकर के उसमें लाया गया था उनका नाम है
जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन है जीबी मावलंकर, जीएमसी, मनोहर जोशी, पीए संगमा। तो जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो प्रथम थे वो थे पीए संगमा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। और इनका टाइम क्या था? 1996। ये भी याद रखिएगा, पीए संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे 1996 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ग्राम पंचायत समिति गठित होती है वो खंड स्तर पर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 2 माह, 6 माह या 1 वर्ष? पंचायती राज से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही शामिल कर दिए गए हैं। तो जो पंचायत भंग होती है तो इसके कितने अवधि के अंदर चुनाव होते हैं? तो 6 माह के अंदर अंदर इसके चुनाव होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित भाग है ऑप्शन नंबर 4। और ये 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार था वो किस वर्ष लागू किया गया? 2002, 2004, 2008, 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 2010, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352, 370, 371, 395। तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22 और अनुच्छेद 20 तथा 21। ये यहाँ पे 21 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम
महिला राज्यपाल बनी थी वो हैं सरोजनी नायडू। 37 है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद के अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्य, ये कुछ गलत है यहाँ पे, या तो अन्य किसी भी कोर्ट में भेजने का या अन्य अधिकार क्षेत्र में भेजने का अधिकार जो होगा, ये क्वेश्चन होगा। तो ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? तो ऑप्शन है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में, क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में, दोनों सदनों में समान संख्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से, यानी अगर लोकसभा से 2 मेंबर लेंगे, राज्यसभा से 1 मेंबर लेंगे, तो अनुपात ये 2:1 होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है प्राक्कलन समिति का? जो शासन है, सरकार है, उसका वित्तीय नियंत्रण और उनके वित्तीय लेखा जोखों का देख रेख करना, ये उनका काम होता है प्राक्कलन समिति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रस्ताव ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रस्ताव ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ऑप्शन है अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। थैंक यू। ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस, जो कि नंबर में ज़रूर 40 रहे होंगे, बट अगर आपने पूरा एक्सप्लेनेशन सही देखा होगा तो ये 100 से ऊपर क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कहीं ना कहीं जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरी सीरीज भी मैं लेके आऊँगा पॉलिटी की, और अगली सीरीज जो होगी वो पर्यावरण की होगी। पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।